जोहार, नमस्कार। मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, इनका नाम है प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार जेलकेम पार्टी के धनबाद नगर निगम के समर्थित उम्मीदवार हैं, यानी समर्थित प्रत्याशी हैं। जेलकेम पार्टी ने दिया है क्योंकि आप जानते हैं कि जो नगर निगम का चुनाव है ये दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए जेलकेम पार्टी ने इनको टिकट दिया है, धनबाद नगर निगम से मेयर प्रत्याशी के रूप में उतारा है। प्रकाश कुमार का एजुकेशन क्या है आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो आपको देखना चाहिए कि ये प्रकाश कुमार आखिर है क्या। यूं कहा जा सकता है कि जेलकेम पार्टी ने कोयले में से हीरा खोजकर निकाला है, वो हीरा जो अपने चमक से पूरा धनबाद को रोशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका परिचय यही हुआ कि ये प्रकाश कुमार हैं। प्रकाश कुमार वो व्यक्ति हैं जो लंदन, मॉरिशस और बहुत सारे अदर कंट्रीज में पढ़ाई किए हुए हैं, साथ साथ में जॉब किए हुए हैं, एजुकेशन ग्रहण किए हुए हैं, और बड़े बड़े जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ में उनके सेक्रेटरी के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में, उनके सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। साथ ही साथ में एक मेयर के लिए जो डिग्री होना चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास का भी उन्होंने कोर्स किया, उनकी पढ़ाई किया और उस पर काम भी कर रहे हैं। तो प्रकाश दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वागत जेलकेम पार्टी की ओर से है और शुभकामनाएं भी है। जेलकेम पार्टी की तरफ से एक पदाधिकारी होने के नाते शुभकामना देते हैं कि आप विजय हो और पूरा धनबाद नगर निगम को, नगर क्षेत्र को पूरी तरह से रोशन करें अपनी क्षमता के हिसाब, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग। तो बताइए कि सबसे पहले कि आपकी जो पढ़ाई की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले मोतीदा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा परिचय पहले दिया, और जेएलकेएम के पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि शायद मैं इस शहर के साथ कुछ जस्टिफिकेशन कर पाऊंगा अगर मैं धनबाद नगर निगम का मेयर के रूप में यहाँ पे उस पद को मैं ग्रहण कर पाता हूँ। तो अब जैसे आपने पूछा कि मेरी एजुकेशन या मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो जब मेरा एकदम अर्ली स्कूलिंग जिसको कहते हैं बचपन, तो क्लास 1, 2, 3 ये सारा मैंने रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर देवघर में मैंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मैं धनबाद में आईएसएल सरायढेला तक मैंने अपनी 10th की पढ़ाई की। उसके बाद 11th और 12th मेरा आईएसएल एनएक्सी से हुआ है, जो कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के कैंपस के अंदर आईएसएल एनएक्सी था। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम क्वालिफाई किया, और क्योंकि मेरे पापा भी एक सिविल इंजीनियर थे तो मुझे ज्यादा चूज करने में डिफिकल्टी नहीं हुई कि मुझे कौन से ब्रांच में आगे जाना है। और मेरा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में थोड़ा इंटरेस्ट था, शायद थोड़ा एक रुझान, मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन पहले से था। प्रकाश दा, हम पूछना चाहेंगे कि आपका जो प्रोफाइल हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये आप बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में वर्क किए हैं, पढ़ाई किए हैं। किस किस कंट्री में और कौन कौन से वर्क किए हैं, थोड़ा सा हमारे जेलकेम के जो उम्मीदवार है, और सॉरी जेलकेम के जो हमारे फॉलोअर्स जो देख रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता भी हैं, हमारे पदाधिकारी भी हैं, वो जान सके अपने प्रत्याशी के बारे में, ताकि वो खुल के आपका सपोर्ट कर सके, समर्थन करे, और कहीं ना कहीं जिताने के लिए आपको वो लोग भी आएंगे और एफर्ट लगाएंगे। तो जानना चाहिए लोगों को, समझना चाहिए कि हमारे प्रत्याशी किस टाइप का। तो पता है कि विभिन्न जो कंट्रीज में कहाँ और क्या क्या वर्क किए हैं। जी, तो जैसे मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, सिविल इंजीनियरिंग डिस्टिंक्शन के साथ मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद कॉलेज से ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट राइट्स में हो गया। राइट्स एक भारत सरकार की कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। तो वहां मैंने करीब 3.5 साल के आसपास वहां कार्य किया, जिससे मैंने बहुत सारे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में और भी अर्बन रोड प्रोजेक्ट्स में मैंने काफी सारा काम किया, चाहे वो गुजरात में हो, तमिलनाडु में हो, उड़ीसा में हो, ऐसे ऐसे अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में मैंने काम किया। उसके बाद मैं फिर प्राइवेट सेक्टर में मैं मूव कर गया, जहां ट्रांसपोर्टेशन पे मैंने, जैसे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एक मॉडर्न बस सिस्टम होती है, जैसे दिल्ली में इम्प्लीमेंट हुआ, वर्ल्ड में सबसे पहले बोगोटा कोलंबिया में हुआ था, गुजरात में ये मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ है, इंदौर में ये मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ है। तो मैंने विशाखापट्टनम में उस प्रोजेक्ट पे काम किया था। उसके बाद मैं मेट्रो सेक्टर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में काम करने लगा, जिसमें मैंने लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट में काम किया था।
और लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिजाइन के लिए मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे बेंटली इनोवेशन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसके लिए मुझे एम्स्टर्डम बुलाया गया था। ऑल कंपनी स्पॉन्सर्ड, जो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने बुलाया था। और वहां पे फिर मैंने उस प्रोजेक्ट का पूरा प्रेजेंटेशन किया, और उस प्रेजेंटेशन में मैंने बताया कि कैसे हम लोग ये प्लानिंग और डिजाइन करते हैं। फिर मैं उसके बाद अपने मास्टर्स डिग्री या अपने स्किल्स को और पॉलिश करने के लिए फिर मैं मास्टर्स डिग्री के लिए लंदन गया। लंदन में मैं इंपीरियल कॉलेज लंदन से मैंने अपनी ट्रांसपोर्टेशन अर्बन प्लानिंग की डिग्री प्राप्त की, और उसके लिए मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से चीवनिंग स्कॉलरशिप मिला था। तो वो चीवनिंग स्कॉलरशिप का टोटल वैल्यू जो था 42 लाख के आसपास था, जो एक साल के लिए था, जिसमें 25 लाख रुपए मेरे कॉलेज का फीस हो, या मेरे इंडिया से लेकर लंदन तक का ट्रैवल का खर्च हो, या मेरे मंथली रहने के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए मिलते थे। ये सारा मुझे गवर्नमेंट की तरफ से वहां अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मिली थी। उसके बाद फिर मैंने वियतनाम में, फिलीपींस में और मलेशिया में, ऐसे कंट्रीज में विजिट करके वहाँ के सिस्टम्स को देखा, जाना, वहाँ के गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ में काफी इंटरेक्शन किया। और उसके अलावा टोटल मैं 25 देशों में विजिट कर चुका हूँ, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो ग्रीस हो या ऑस्ट्रिया हो, और उसके बाद जर्मनी हो, स्विट्जरलैंड हो, ऐसे ऐसे कंट्रीज में मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ। और वहाँ पे मैंने देखा कि सिस्टम्स कितने अपग्रेडेड हैं, और इतने सारे कंट्रीज में काम करने के बाद रादर मैं मॉरिशस बिल्कुल मेंशन करना चाहिए, क्योंकि मॉरिशस में भी मैं भारत सरकार की तरफ से ही वहां पे पोस्टेड था, और लाइट रेल प्रोजेक्ट जो है मॉरिशस का, वो भारत सरकार के इन्वेस्टमेंट से वहां पे बन रहा था, तो मैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए वहां पे था। तो जब मैं इतने सारे मॉडर्न सिस्टम्स को देखता हूँ और वापस अपने घर आता हूँ, धनबाद आता हूँ, झारखंड आता हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं इतनी अपनी शिक्षा, अपना एक्सपीरियंस दूसरे राज्यों, दूसरे शहरों, दूसरे देशों में लगा रहा हूँ, तो मैं अपने राज्य के लिए क्यों नहीं ये सारी चीजें लगाऊं अपना स्किल्स को। तो मैं इसी डिसीजन के साथ में वापस झारखंड आया, और झारखंड आने के बाद मैं यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री चंपाई सोरेन जी से मिला, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से मिला। उनसे मैंने डिस्कशन किए कि क्या सिस्टम्स होने चाहिए शहरों के अंदर, क्या हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और ऑल्दो कुछ चीजें इंप्लीमेंट हुई, बट फिर भी मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विलिंगनेस जो है वो कहीं कम हो जाती है, जिसकी वजह से जेएलकेएम पार्टी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हम लोग पॉलिटिकली इन सारे मुद्दों को आगे लेके हम लोग लेके जाएं और इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। तो इस सारे इंटेंशन के साथ मैं यहाँ पे हूँ। प्रकाश दा, अगर मान लिया जाए, वैसे तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अगर आप धनबाद नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के रूप में चुने जाते हैं, जनता आपको चुनती है, तो जो फर्स्ट काम आप करेंगे यहाँ के अर्बन डेवलपमेंट के हिसाब से, शहरी विकास के हिसाब से, वो पहला कार्य क्या होगा आपका? अगर एक तो पब्लिक पॉइंट ऑफ जो आप विदेशों में ऑब्जर्व किए कि ये हमारे सिटीज में होना चाहिए, हाँ। जो आप विदेश में देखें, ऐसे भी नाम है कि बहुत ज्यादा नाम हम लोग सुने हैं मेयर ऑफ लंदन का। लंदन का जो मेयर है वो पूरा नाम रहता है, उसका पूरा दुनिया में नाम रहता है, और आप लंदन में रह चुके हैं। हाँ। लंदन के जो मेयर सिटी जिसको कहा जाता है, उसको आप देख चुके हैं अपने नजदीक से। तो जो पहला वर्क जो करेंगे, जो पहला काम करेंगे, है ना, ऐसे तो कई मुद्दे होंगे आपके, कई मुद्दे हैं भी, तो उसमें जो पहला काम होगा वो आपका क्या होगा? देखिए, जैसा अभी मोतीदा ने कहा कि जो मेयर ऑफ लंदन होता है पूरे वर्ल्ड में इसलिए फेमस होता है क्योंकि लंदन एक वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। जब आप लंदन पहुंचेंगे तो वहां आप देखेंगे, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, या इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, दुनिया के कोने कोने से लोग लंदन में आके बसते हैं और वहां के सिस्टम को अडॉप्ट कर पाते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। तो जो मेयर ऑफ लंदन, जब मैं वहां पे था तो बोरिस जॉनसन वहां के मेयर होते थे, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन फॉलोअर हूँ। अब उस टाइम भी था, आज भी हूँ। और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने तो उनका इंडिया विजिट भी हुआ था, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से इनवाइट किया गया था उनसे पर्सनली मिलने के लिए। तो वहां के सिस्टम्स को देखने के बाद मुझे लगा कि जो सबसे बड़ा बजट था उनका, मैंने वहां के भी जो जिसको बैलेंस शीट कहते हैं, या उनका जो 5 ईयर या 10 ईयर मास्टर प्लान होता है, जब मैंने वो मास्टर प्लान पढ़ा, लंदन का मास्टर प्लान जो मेयर इश्यू करता है, तो मैंने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए उनका बहुत बड़ा प्लानिंग था। उसको मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन भी कहते हैं।
जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको एक मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी, आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको कोई बस की सुविधा मिल जाएगी, आप बस स्टॉप पे खड़े हैं तो आपको टैक्सी या फिर वहां से पैदल चल के फुटपाथ से अपने घर पहुंचने की सुविधा मिल जाएगी। तो सारे मॉडल्स जो मोड्स हैं ऑफ ट्रांसपोर्ट वो इंटीग्रेटेड है एक जगह पे। ये मैंने वहां पे बहुत सीखा। तो जो मैं धनबाद को देना चाहता हूं वो है सबसे पहले एक प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आज अगर आप अपनी प्राइवेट कार या अपने प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ऑटो या टोटो के अलावा ऑप्शन शायद ही इस सिटी के अंदर मिल पाएगा। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी वो है कि हम लोग जो वल्नरेबल सोसाइटी के सेक्शन में जो आते हैं, जैसे वुमेन हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली वुमेन, छोटे बच्चे हो गए या जो एल्डरली लोग हैं, उनके लिए एक सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देना चाहते हैं। हम लोग महिलाओं के लिए जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके बारे में कोई कभी विचार नहीं करता, तो उनके लिए हम लोग पिंक बस लॉन्च करना चाहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी या फिर सिर्फ ₹2 का एक टोकन हम लोग काटेंगे, सो दैट कि ये पता चले कि कितनी फीमेल्स, कितने लोग उस पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो उससे हमें एक डेटा का भी आइडिया मिलता है। वो सेफ भी होगा वो मोड ट्रैवल करने में, अगर बारिश हो, ठंड हो तो भी आप सेफली उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉप प्रायोरिटी होगा। दूसरा, और मैंने जब ऑब्जर्व किया कि लंदन में जो उनका मास्टर प्लानिंग है उसमें मैंने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी काफी सारी चीजें वहां पे इम्प्लीमेंट की गई हैं ताकि फ्लडिंग ना हो, क्योंकि यूके जो है वो एक आइलैंड आप कह सकते हैं जिसमें ब्लैक सी और वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। Prakash ji, actually one of your viewers continuously asking that what are your plans for the unemployment in the Jharkhand and especially in Dhanbad? What are your plans? Please elaborate. One of your viewers, Sikandar Kumar Verma, is continuously asking about that. Okay, तो सिकंदर जी, so we have with the plans we have to develop further. Let's say we want to implement pink bus or city bus. So as soon as we implement the city bus, then we have to operate and maintain. So in order to operate and maintain that system, we need people. So priority will be given to the local residents who are residents of Dhanbad, who are residents of Jharkhand. They will get the priority for operating and maintaining the whole system. So you can imagine that if we are operating 100 buses, then how much of budget and how many people we will need to operate and maintain that system. And imagine that if we bring along the let's say street light system, and if we build the multi-level car park, in order to construct, we will need lot of engineers, we will need many laborers to work. So we will provide priority to the engineers who are from Jharkhand, who will design that multi-model car park. We will give priority to the laborers who are from Jharkhand. They will work in that project, and after the construction is done, again the operation and maintenance becomes next thing. So people will continuously keep on getting work from there. And then we are planning to have citizen advice bureau or extension of the Nagar Nigam office to different wards. So when we establish those offices, then people will work in those offices on behalf of Nagar Nigam. So we will definitely generate more than 100, 200, 500, thousands of employment we will generate. प्रकाश दा, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे ये झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, पूरी तरह से चरमराई हुई है, यानी पूरी तरह से बिखर सा गई है। ना इसका कॉलेज कहीं रैंकिंग में मिलेंगे, ना जो विश्वविद्यालय है वो रैंकिंग में मिलेंगे, अता पता नहीं है, हजारों में भी गिनती नहीं आती। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि नगर निगम क्षेत्र जो धनबाद पड़ता है, इस नगर निगम के क्षेत्र में मेयर जो होता है, सिटी जो होता है वो हेड होता है, सिटी का हेड होता है। तो ये मेयर क्षेत्र में भी जो स्कूल हैं एंड कॉलेजेस हैं वो इतनी जर्जर अवस्था में है, इतनी जर्जर अवस्था में है कि सोच के भी एक मतलब हृदय कांप जाएगा ऐसी। तो सबसे पहले आप ये जो खास करके सिटी वाले एरिया में क्योंकि जो भी टूरिस्ट आते हैं या बाहर के जो भी लोग आते हैं तो गांवों को कम विजिट करते हैं, शहरों को ज्यादा विजिट करते हैं, और शहरों को जो उनको दिखता है वही जाके अपनी किताबों में लिखते हैं, खास करके विदेशी पर्यटक या विदेशी टूरिस्ट जो आते हैं। तो आप सिटी के जो एजुकेशन सेक्टर है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको कैसे आप सुधारिएगा, एंड इसके साथ में हेल्थ सेक्टर को कैसे ये कीजिएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में ही SNMCH एक सरकारी संस्था है जो सबसे बड़ा कॉलेज है, इसको बोलते हैं निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, वो भी है, और उसकी अवस्था पूरी तरह से जर्जर है।
ये 2 सेक्टर में काम करना बहुत जरूरी मेरे तरफ से, मतलब मेरे नजरिए से, जो बहुत प्रायोरिटी रखते हैं इसको। तो आप इसको कैसे सुधारिएगा, ये आप जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके समर्थक हैं, जो पार्टी के समर्थक हैं, जो ना भी है, जो इस सिटी से बिलोंग्स करते हैं, वो आपको देख रहे हैं। और जो ये एक ऐसा मुद्दा है कि केवल नगर निगम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपका आसपास का धनबाद के क्षेत्र के आसपास के जितने लोग हैं वो SNMCH में अपना इलाज कराने बखूबी आते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं गांव घर के भी इस सिटी में पढ़ते हैं। तो उन दोनों को कैसे सुधारिएगा, ये थोड़ा सा जनता को बताइए आप। तो मुफ्ती, ये सवाल बिल्कुल बहुत जेन्युइन है, क्योंकि स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ये हर दिन हर एक इंडिविजुअल का इम्पैक्ट करता है जो इन जगहों पे पहुंच रहे हैं। तो मैं 3 चीजों पे अभी इस पे फोकस करना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि यहाँ विदेशी भी काफी आते हैं, क्योंकि यहाँ सिम्फर है, क्योंकि यहाँ पे CMRI है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आते रहते हैं, चाहे वो बोकारो सेल हो या फिर इस तरह के काफी सारी संस्थाएं हैं यहाँ पे। तो मैं एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको लेजिबल सिटीज कहते हैं, मतलब सिटीज को आप पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप अपने किसी भी एक फ्रेंड को धनबाद स्टेशन पे बुलाइए और आप उनसे ये कहिए कि बिना किसी से बात किए वो DC ऑफिस तक पहुंच के दिखाएं। उनको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे धनबाद स्टेशन में उतर के जाना किधर है, मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, किससे मिलना है, कैसे पहुंचना है। हाँ, आप ऑटो या टैक्सी किसी से कहेंगे कि मुझे यहाँ से DC ऑफिस जाना है, तो हो सकता है वो आपको डेफिनेटली आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, बट वो कितनी दूर पे है, आपसे कितना फेयर लेना चाहिए, इसका कोई आइडिया नहीं होगा उसको। आज के डेट में गूगल मैप से आपको डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उस सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की भी बनती है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे। मैं फिर से एग्जांपल देता हूं दूसरे कंट्रीज, दूसरे सिटीज का। जैसे लंदन में ही अगर आप एयरपोर्ट से निकलेंगे या फिर रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे, तो वहां पे एक मैप बना होता है स्टेशन से बाहर निकलते ही, जिसके अंदर 100 मीटर, 500 मीटर और 1 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी संस्थाएं, स्कूल, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते हैं वो मार्क्ड होते हैं। तो आप बाहर निकलते उस मैप से ये समझ सकते हैं कि जो डेस्टिनेशन मेरा है वो कितनी दूरी पे है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर जगह पे, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, वो रेलवे स्टेशन जहां ज्यादा पब्लिक आती है, बस स्टेशन जहां ज्यादा लोग आते हैं, उन लोकेशंस पे डेफिनेटली मैं मैप ऐसा लगवाऊंगा जहां पे इंपॉर्टेंट संस्थाएं कितनी दूर है वो उसमें मार्क्ड हो, और आप उस जगह पे खड़े होकर समझ सकते हैं वहां कहाँ कैसे पहुंचना है। तो जब विदेशी टूरिस्ट आते हैं वो डरते हैं लोकल लोगों से बात करने में। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये कल की घटना है। जब मुंबई में दूसरी कंट्री से कुछ टूरिस्ट्स आए, उनको हिल्टन होटल जाना था, वहां के टैक्सी वाले उनको एक ऐसी जगह पे लेके गए जहां से उनको बताया कि आपका होटल यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, मुझे $200 आपको पे करने पड़ेंगे। 18,000 रुपए उन्होंने पे किए और सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे उनको उनके होटल पहुंचा दिया गया। उन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया इस बारे में। अब आप सोचिए कि अगर ये इन्फॉर्मेशन उनके पास होती कि मेरा होटल सिर्फ 400 मीटर दूर पे है, तो शायद वो $200 या 18,000 रुपए बिल्कुल पे नहीं करते। तो ये एक इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा रहेगा तो लोग कम ठगे जाएंगे। ये एक एस्पेक्ट था। अब दूसरा आते हैं शिक्षा वाले एस्पेक्ट पे। तो देखिए, शिक्षा जो है वो झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जाती है, जो सरकारी स्कूल है। बट नगर निगम अपनी तरफ से ये इतना तो जरूर कर सकता है कि हर सरकारी विद्यालय में एक कंप्यूटर का लैब बना दे, क्योंकि आज के डेट में AI का जमाना, इंटरनेट का जमाना, सिस्टम्स का जमाना, और इस टाइम पे टेक्नोलॉजी के जमाने में हम लोग चल रहे हैं, जहां हर काम टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आज जापान हो, चाइना हो, दूसरे कंट्रीज रोबोटिक सिस्टम में इतने आगे जा चुके हैं। हम लोग ऑब्वियसली स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। इसरो हमारा, आप जानते हैं, बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा काम कर रहे हैं। बट हमारे झारखंड के कितने बच्चे वहां पहुंच पाते हैं? तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे स्कूल के बच्चे डे 1 से स्मार्ट हो, कंप्यूटर लिटरेट हो। तो अपनी तरफ से मैं ये जरूर करूंगा कि सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब्स विद इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए, जिसमें उनको एक्सेस इस तरह की साइट्स का हो जो लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो, न कि ऐसा जो उनको डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हो। क्योंकि काफी बच्चे इंटरनेट में डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, जो बिना काम की भी वीडियोस, रील्स ये चलती है, वो चीजें ब्लॉक हो। इस तरह का सिस्टम लेके आना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट बच्चे थोड़े स्मार्ट हो गए। अब जो एक और सवाल किया गया था कि अस्पतालों के बारे में, तो जैसे शिक्षा विभाग है वैसे हमारा स्वास्थ्य विभाग भी है।
तो नगर निगम के अंदर हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं, जैसे पार्किंग और एक्सेस जो है हॉस्पिटल्स का, उसमें बहुत दिक्कत आती है। अगर आप SNMCH की एंट्री गेट पे आप देखेंगे तो वहां पे ऑटोज, टोटोज इलीगली पार्क्ड है, एम्बुलेंस को अंदर आने में समय लगता है। मेन रोड पे जो गाड़ियां हैं वो इलीगली पार्क्ड होती हैं, उनको आने में समय लग जाता है, वो फंस जाते हैं। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं ये इंश्योर करूंगा या कोशिश करूंगा ढूंढने की, जिसको हम लोग ग्रीन कॉरिडोर कहते हैं, जो एम्बुलेंस के प्रायोरिटी वाला कॉरिडोर हो। दूसरे कंट्रीज में होता है जहाँ एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधाओं के लिए ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ रास्ता निकले। और उसके बाद जो SNMCH में अभी एक टोकन सिस्टम चलता है, अगर आप वो हो रहा हो, कई बार इंप्लीमेंट होता है, कई बार हटा दिया जाता है, कि मरीजों को आके वहां पे टोकन लेना पड़ता है, फिर जाके उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो उस टोकन सिस्टम को और एफिशिएंट बनाने के लिए वहां पे एक ऐसा कह सकते हैं कि iPad या कुछ ऐसा स्क्रीन हो जहां पे कोई भी आके और वो टोकन जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके, क्योंकि हर सुदूर क्षेत्र से आने वाले जो गरीब लोग हैं, हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर किसी को ऑपरेट करना नहीं आता। तो देखिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं कि हम बहुत सारे स्मार्ट टोकन वेंडिंग मशीन्स लगा दें और उस वेंडिंग मशीन्स पे लोग एम्प्लॉय किए जाएं और वो बहुत जल्दी से जल्दी टोकन प्रोवाइड करके लोगों को टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ताकि जो टाइम है लोगों को टोकन लेने में समय लगता है, अपॉइंटमेंट लेने में समय लगता है, हम उसको कम से कम मिनिमाइज कर पाए। बाकी जो अंदर की सुविधा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, बट हॉस्पिटल का साफ सफाई हो, मेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि जो मेडिकल वेस्ट है वो किस तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है, क्या हम उसे खुले में फेंक दे रहे हैं। तो मेडिकल वेस्ट को भी डिस्पोज करने के लिए नगर निगम इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आएगी ताकि वो बीमारी आगे न फैले। तो ये सारा प्लान्स हमारे एजेंडे में है और हम लोग धीरे धीरे इन चीजों को स्टेज वाइज इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये थे हमारे धनबाद के मेयर प्रत्याशी जेएलकेएम पार्टी के समर्थित उम्मीदवार प्रकाश कुमार। आप प्रकाश कुमार के बारे में आज हमने इंट्रोडक्शन के तौर पर 2-3 मुद्दों में बात किया है। आगे के दिनों में भी हम लोग रोज इनसे मुखातिब होंगे, रोज इनसे मुलाकात करेंगे और इनके मैनिफेस्टो में इनके विचार क्या हैं वो इनके बारे में रोज जानेंगे, रोज इनके मैनिफेस्टो में जानेंगे, जो इनके शेड्यूल बनाए गए हैं मैनिफेस्टो उनके बारे में। तो कैसा लगा आपको प्रकाश कुमार के हमारी जो प्रत्याशी है उनका कैसा लगा उनका विचार? और अगर विचार अच्छा लगा है तो इनका मतदान जो होने वाला है 23 तारीख को, यानी 23 फरवरी को 2026 को, 23 फरवरी को नगर निगम के क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं, ये प्रकाश कुमार के नाम से, जेएलकेएम पार्टी के नाम से, टाइगर जयराम कुमार महतो के नाम से और इनके विचार से इनको मतदान करें। क्योंकि हमें जहां तक लग रहा है कि जितने भी प्रत्याशी धनबाद नगर निगम क्षेत्र में उतरेंगे, इनसे ज्यादा क्वालिफाइड कोई नहीं हो सकता, इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस अनुभव वाला व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये आप भी इनके इंट्रोडक्शन से जान सकते हैं और समझ सकते हैं, इनके प्रोफाइल देखकर समझ सकते हैं। तो एक बार इनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये युवा चेहरा भी है, युवा विजन भी इनका है, नया विजन है, विजन ही विजन है। अभी आपने 3 विजन के बारे में सुना है, आगे के और इनके क्या विजन है उनके बारे में सुनेंगे, जानेंगे। और हम चाहते हैं कि इनको अधिक से अधिक मतों से विजय बनावे। आने वाले समय में अगर प्रत्याशी बन के आते हैं, विजेता बनकर आते हैं, तो आप जानेंगे कि इनका विजन क्या था और किस तरह से ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक बार हमें लगता है कि इनको मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।